राजीव जी, जब से अपना देश बना है तब से अगर सभी राज्यों की हम बात करें और अगर एक राज्य पर उंगली रखकर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा आहत, अपमानित और प्रताड़ित कौन सा राज्य हुआ है, तो मैं जम्मू कश्मीर पर ही हाथ रखूंगा। क्योंकि उन विचारों ने जो कुछ सहा है 47 के बाद से, बाहरी लोगों के मतलब नए बने पाकिस्तान के आक्रमण से लेकर एक तरफ पूरा हिंदुस्तान में नैरेटिव चला कि ये कहा गया कि ये हमसे अलग लोग हैं, जिसको पिछले 8 वर्षों में और ज्यादा उसको मैनिफेस्ट किया गया और बढ़ाया गया। लेकिन भारत से शेष मतलब मुख्य भारत से लैंड से जुड़े रहने के लिए सारी जद्दोजहद, सारी कुर्बानियां अगर किसी ने दी है तो मुझे लगता है कि वो कश्मीर ने दी है। कश्मीर ने कभी नहीं कहा, जम्मू कश्मीर ने कभी नहीं कहा कि हम कोई अलग हैं। यहां पर कुछ तत्वों के द्वारा 1947 से ही बात कही जा रही थी कि कभी उन्हें मिनी पाकिस्तान बताया जाता था, कभी उन्हें दूसरे देश का बताया जाता था, कभी उनको अपमानित किया जाता था। आपको याद होगा पिछले कुछ समय में ये भी घटनाएं हुई थी कि कोई कश्मीरी जब आता था कहीं पर एक राज्य में, उसके साथ मारपीट तक की जाती थी। उनको कहा जाता था कि आप जाइए जम्मू कश्मीर में जाके रहिए, ये आपका देश नहीं है। तो लेकिन जम्मू कश्मीर वालों ने कभी नहीं कहा कि भारत हमारा देश नहीं है। सच कहा जाए तो इसका क्रेडिट, भावनात्मक रूप से जुड़े रहने का क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो जम्मू कश्मीर के लोगों को जाता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं उस संस्थान के साथ जुड़ा हूं जिसने इस भावना को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट पे आप गए हैं। इतनी जहमत जो है बहुत कम यूट्यूबर्स उठा रहे हैं और आप गए हैं वहां पर। ये सचमुच हम लोगों के लिए, सबके लिए एक गर्व की बात है। और हमें लग रहा है कि आप जो है, जब कैमरा और आपका जो माइक लेकर आप गए हैं तो समझिए कि दो समुदायों को, दो लोगों को जोड़ने का आप काम कर रहे हैं। अब जब लोगों की मैंने बात सुनी वहां पर, तो वाकई जो जैसा अखिल स्वामी जी ने कहा कि दिल पसीजता है, ये हमें बड़ी अच्छी बात लगी कि उनमें आज भी कोई दुर्भावना नहीं है बाकी लोगों के लिए। ना उनमें वहां के, जैसा कि वहां के ज्यादातर लोग मुस्लिम हैं, लेकिन उन्हें आप देखिए कि किसी तरीके से हिंदुओं के खिलाफ वैसी दुर्भावना नहीं है जैसी भारत में एक वर्ग ने, एक संस्थान ने, एक संगठन ने लोगों के बीच में दुर्भावना भरी है कि नहीं वो हमारे नहीं है, वो हमारे नहीं है। हाँ, वहां की जमीन हमारी है, वहां के सेब के बागान हमारे हैं, वहां के होटलों पे हम कब्जा करना चाहते हैं। और सबसे घटिया जो नरेशन चलाया गया था, आपको याद होगा 3 साल पहले जब अलग इस धारा 370 को हटाया गया, तो कहा गया कि अब हम वहां पे जमीनें खरीद सकेंगे और वहां की बहुएं ला सकेंगी। राजू जी, वो दिन ऐसा था जब मेरा सिर वाकई शर्म से झुक गया था कि मैं उस धरती पर रहता हूं जहां के लोग ये सोचते हैं, विशेषकर जो हिंदी हार्टलैंड है, गोबर पट्टी है, जिसमें ये नैरेटिव चलाया गया, उसका मजाक उड़ाया गया। मुझे ये खुशी है कि ये तमाम अपमान सहकर, ये तमाम प्रताड़ना सहकर भी आज जम्मू कश्मीर जो है वो अपने आप को, उससे कभी नहीं कहा कि हम अलग हैं। आप सोचिए, कल्पना करके ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि धारा 370 हटने के बाद कितना खराब वक्त गुजरा। आज आप और हम, 1 घंटे अगर हमारा इंटरनेट डाउन हो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, हमारी सारे कामधाम रुक जाते हैं। उस जमाने में लंबे लंबे समय तक उन्हें इंटरनेट से वंचित कर दिया गया। वहां के लोगों को कितने कितने तरह की प्रताड़नाएं दी गई, हम ये सब जानते हैं। और ये अभी पिछले 3 सालों में तो बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन 1947 से ही आप देखिए वो लगातार इस चीज को झेल रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि वे आज भी, उनकी बातों से लगा, जब वो आपसे बात कर रहे थे तो उनकी बातों से कभी ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने अपना गुस्सा बताया, रोष बताया। और जहां तक राहुल गांधी की यात्रा की बात है, तो निश्चित रूप से जो कहा गया कि ताजी हवा है, ये इसलिए ताजी हवा है कि जम्मू कश्मीर जो है भारत का वो मुकुट है। वहां पर अगर उसकी शान बरकरार रहती है तो भारत की शान बरकरार रहेगी। और हम चाहते हैं कि राहुल गांधी के साथ वहां पर जो कुछ एक नए अलायंसेस बनेंगे और एक नई राजनीति बनेगी, उसका असर नीचे तक आए। गंगा ऊपर से निकलती है और नीचे तक बहती है, तो ये जो नई ताजी हवा है, वहां के जो बर्फ से ताजा पानी निकलेगा, वो पूरे भारत को सुरक्षित कर। और अगले 2 या 3 दिन जो होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जो वहां रहेंगे, इससे बहुत व्यापक परिवर्तन आएगा। केवल इसलिए नहीं कि वे गए जम्मू कश्मीर के लोगों से मिले, नहीं, इसका व्यापक असर जो होगा वो नीचे तक आएगा, पूरे दक्षिण भारत तक आएगा, जहां से राहुल गांधी ने अपनी यात्रा शुरू की है। और हम उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा जो है जम्मू कश्मीर जो पहुंचेगी, अपने चरम पे पहुंचेगी, पराकाष्ठा में पहुंचेगी, उसका कल्मिनेशन होगा, तो भारत जो है वो निश्चित रूप से एक नई अंगड़ाई लेकर खड़ा होगा। और वो जान जाएगा कि अगर कोई सधे कदमों से राजनीति में बढ़ता है तो बड़े से बड़े निरंकुश को, बड़े से बड़े तानाशाह को भी हराया जा सकता है। ये संदेश जो है वो किसी ने बोला नहीं है,
लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से सारे भारत में जाएगा और प्रतिरोध बढ़ेगा, जो सत्ता को चुनौती देने के लिए बहुत आवश्यक ताकत है जनता की, वो आज हम साकार होते देख रहे हैं। राजीव जी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और सबसे बड़ी निश्चित रूप से आगे जाकर, जैसे हम आज भी जयप्रकाश नारायण द्वारा पटना के रामलीला मैदान में की हुई उनकी जो बहुत बड़ी सभा हुई थी, संभवतः 25 जून थी शायद, 25 में ऐसा कुछ था, उन तारीखों को याद करते हैं। चंपारण की यात्रा हुई थी, उस तारीख को याद करते हैं। या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भारत भ्रमण के बाद महात्मा गांधी ने पहला भाषण दिया था। ये सारी तारीखें जो है, ये सब हमारे इतिहास में दर्ज होती गई है। और वो सिर्फ तारीखें नहीं है, वो बहुत ही युगांतकारी, परिवर्तनकारी घटनाएं उस दिन हुई हैं, इसलिए हम उसको याद करते हैं। मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में जो 30 जनवरी जो है, महात्मा गांधी की शहादत के लिए तो जाना ही जाएगा, इसके साथ साथ वहां पर तिरंगा जिस तरीके से लहराया गया और जिन उद्देश्यों को लेकर लहराया गया, वो हमेशा याद किया जाएगा। और उसका केवल इतना ही नहीं है कि आपने, जैसा कि धूमिल ने कहा है कि तिरंगा क्या 3 थके हुए रंगों का नाम है, तो वैसा नहीं है। ये जो 3 रंग है, ये भारत को जोड़ने वाले रंग है। इसको लेकर जब निकले हैं राहुल गांधी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अगर देखिए हम लोग रोज इसको देख रहे हैं, हम कवर कर रहे हैं, तो हमें लगता नहीं कि वाकई कितना, जिसको जाइजेंटिक टास्क कहा जाता है, मेमस टास्क कहा जाता है, कि इतना बड़ा देश जिसमें आप मैं तो खुद ही सैलानी हूं, तो एक एक राज्य को देखने में शायद आपका पूरा जीवन निकल जाए। इस महादेश में एक व्यक्ति पैदल चलता है, और ऐसा व्यक्ति जिससे लोगों ने कोई उम्मीद नहीं लगा रखी थी, या बता दिया गया था प्रचार के द्वारा, दुष्प्रचार के द्वारा, कि भाई ये आदमी जो है, ये नेता जो है, पूरे हिंदुस्तान की राजनीति का सबसे नाकारा व्यक्ति है। उस व्यक्ति ने अपनी सब कुछ शक्ति को, देश की इस पूरी शक्ति को समेटा, और वो उठ खड़ा हुआ। और जिस तरीके से महात्मा गांधी इतने दुबले पतले और छोटी सी काया के व्यक्ति थे कि उनके बारे में कहा गया, तो लोगों ने हंसी उड़ाई कि ये व्यक्ति जो है चुटकी भर नमक बनाकर ये क्या ब्रिटिश साम्राज्य को ध्वस्त करना चाहता है। लोगों ने उसकी हंसी उड़ाई थी, इस समय भी हंसी उड़ाई थी राहुल गांधी की। अब आप देखिए, जिस समय वो यात्रा कर रहे थे, तब तक तो हम कुछ नहीं कह सकते थे कि यात्रा कहां तक चलेगी, कहां रुक जाएगी, क्या होगी। जैसा कि प्रचार किया गया कि ये व्यक्ति जो है, राहुल गांधी जो है, यात्रा पूरी नहीं कर सकेगा, ये छुट्टियों में जो है, मतलब 25 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच ये विदेश चला जाएगा, छुट्टियां मनाने चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो व्यक्ति बीच बीच में लौट जाता था, अपनी मां को भी देख के आ जाता था। शरद यादव जी का निधन हुआ, वो जाता था, श्रद्धांजलि भी अर्पित करके आ जाता था, लेकिन अगली सुबह वो फिर यात्रा में चल पड़ता था। सतत चलना किसी देश के लिए जैसा महत्वपूर्ण है, उसका उदाहरण राहुल गांधी ने दिया है। और यही सालों पहले महात्मा गांधी ने दिया। दक्षिण अफ्रीका से उन्होंने जो पहला लॉन्ग मार्च किया, नाटाल से लेके वहां के एक राज्य तक, और उन्होंने जिस समय वहां के लोगों के ऊपर जब अत्याचार हो रहा था, तो उन्होंने एक यात्रा निकाली, जिसको आज भी द ग्रेट मार्च ऑफ महात्मा गांधी कहा जाता है। उसी तरीके से उसके बाद 1947 का आंदोलन, 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति तक महात्मा गांधी बिल्कुल नहीं रुके, एक के बाद एक आंदोलन करते गए। एक कभी चरखा आंदोलन, कभी स्वदेशी आंदोलन, ऐसा करते करते जो सतत यात्रा जो है, वो राहुल गांधी ने रिपीट की है, कहीं रुके नहीं, लगातार चले, जो उनका रूट था उसमें चले। हाँ, कुछ बाधाएं हो सकती है, जैसे सिक्योरिटी का लैप्स हुआ, रुक गए, क्योंकि उन्होंने, उनके अपने लोगों ने कहा कि अभी आपको रुक जाना चाहिए, लेकिन पहुंचे डेस्टिनेशन तक, आखिर तक उनको जहां तक पहुंचना था वहां तक पहुंचे हैं। ये इतना बड़ा जवाब होगा राहुल गांधी का लोगों के लिए, विपक्षी दलों के लिए, कि विपक्षी मतलब कांग्रेस के विपक्षी, और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी, उनका तो मुंह बंद हो गया। अब यहीं से विपक्षी जो बाकी लोग हैं, उनका सम्मान बढ़ेगा राहुल गांधी के लिए, और अब वो ये जान जाएंगे कि इस देश को अगर कोई जोड़ सकता है, और समग्र रूप से बीजेपी के खिलाफ अगर कोई खड़ा हो सकता है, तो कांग्रेस हो सकती है। और कांग्रेस का नेता कौन है? तो राहुल गांधी है। ये निर्विवाद रूप से तय हो गया है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये दिख रहा है, प्रत्यक्ष दिख रहा है, इसको कौन नकार सकता है। अगर कोई बड़ा नेता है तो चले, वो भी, इन्होंने 3570 किलोमीटर की यात्रा की, आप डबल कर लीजिए अगर आप में ताकत है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। राहुल गांधी की स्वीकृति, कांग्रेस की स्वीकृति भारत की राजनीति के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगले 500 साल, 1000 साल तक कांग्रेस जो है, और कांग्रेस के नेताओं का जो किया हुआ काम है, वो कभी अप्रासंगिक नहीं होगा। जैसे आज भी हम वाशिंगटन को या लिंकन को याद करते हैं कि उनका किया काम अमेरिका की राजनीति में से कभी नहीं मिटाया जा सकेगा। तो ये
भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को, उनके समर्थकों को समझ लेना चाहिए कि जिस कांग्रेस को आप हटाने की बात कर रहे थे, जिस विपक्ष को आप खत्म करने की बात करते हैं, ऐसा नहीं होगा भाई। आप मिलजुल के राजनीति कीजिए, सबको साथ लीजिए, और देश जो है सबका है, केवल बीजेपी का नहीं है, केवल आरएसएस का नहीं है, यह कांग्रेस का भी है, हमारा भी है, आपका भी है, जो किसी पार्टी में जुड़े नहीं है उनका भी है, पत्रकारों का भी है, सबका है। ये एकता जो है एक बार फिर से राहुल गांधी ने सामने ले आई है, और मुझे लगता है इसके बहुत दूरगामी और सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। राजीव जी।